दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी में डेथ क्लेम आने पर दावेदार के द्वारा या नॉमिनी के द्वारा जब एलआईसी में डेथ सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन जमा कर दिया जाता है तो उसके बाद हमको लगता है 4 दिन, हफ्ता दिन या 15 दिन के अंदर एलआईसी से बाई पोस्ट आपको कुछ क्लेम पेपर मिलते हैं, क्लेम फार्म मिलते हैं। इस डेथ क्लेम फार्म को आपको भरना पड़ता है। उसमें जब आप सर्च करेंगे तो उसमें एक फार्म होता है जिसका फार्म नंबर होता है 3785। यदि आप इस फार्म को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ऊपर ही लिखा होता है पहचान या दफनाने या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र। तो यह जो फार्म संख्या 3785 है, इसको कैसे भरा जाता है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस जानकारी को देने के लिए हम चलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप एक दावेदार हैं और एलआईसी के पॉलिसी का क्लेम पाने के लिए आप यह जो क्लेम फॉर्म वाली वीडियो है इसको देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपको एलआईसी के शब्दों की जानकारी हो, क्योंकि फॉर्म को भरते समय पॉलिसी होल्डर का नाम, नॉमिनी का नाम या फिर दावेदार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी नंबर, इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब संभव है कि आप जब इन शब्दों को खोजें तो यह आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो आप यह शब्द एलआईसी के पॉलिसी बॉन्ड में या रसीद में कैसे खोज सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पर सरेंडर एलआईसी पॉलिसी बाय रितेश एलआईसी एडवाइजर लिखकर सर्च कीजिए। आपको हमारी यह पहली वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो का थंबनेल ध्यान से देख लें। अब जब आप इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इस वीडियो को 5 मिनट से शुरू कीजिए। उसके बाद हमको लगता है 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये सारी जानकारी मैंने शेयर की हुई है। और जब आप वह जानकारी ले रहे हो तो अपने पॉलिसी बॉन्ड से वो सारी चीजें किसी कागज पर नोट कर लें, ताकि जब फॉर्म भरना हो तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं कि एलआईसी का जो डेथ क्लेम फॉर्म 3785 है इसको कैसे भरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्म को भरना शुरू करें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप इस फॉर्म को भरने से पहले इसकी 1 या 2 फोटो स्टेट कॉपी जरूर करा लें, क्योंकि एलआईसी के किसी भी डेथ क्लेम के फॉर्म में कोई कटपेट, वाइटनर, इन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। यह एक इतना बड़ा विषय है कि इससे आपका डेथ क्लेम प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात मैं एलआईसी के अभिकर्ताओं से करना चाहूँगा। यदि आप एलआईसी के अभिकर्ता हैं और आप किसी डेथ क्लेम के पेमेंट दिलाने के लिए आप क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरी राय आपके लिए यह होगी कि आप डेथ क्लेम के किसी भी फॉर्म को, वह फॉर्म जो अभिकर्ता की रिपोर्ट लगती है, उसके सिवा किसी भी फॉर्म को आप अपने हाथ से न भरें। यह आपके एजेंसी के लिए सही नहीं होगा और यह उस डेथ क्लेम के लिए भी सही नहीं होगा जिस डेथ क्लेम का आप पेमेंट दिलाना चाहते हैं। यदि आप एक दावेदार हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी यही है कि आपको अपने अभिकर्ता को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि वह डेथ क्लेम के फॉर्म को भरे। अब दोस्तों, एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि जब आप फॉर्म को देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं यह जो फॉर्म बनाया हूँ, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म अवेलेबल था, जिसकी सहायता से कि मैंने यह फॉर्म बनाया है। हालांकि यह फॉर्म जो मैंने देखा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने इस फॉर्म को, मतलब हिंदी भाषा के जो फॉर्म थे उसको मैंने पहले देखा हुआ था। फिलहाल इस फॉर्म को बनाते समय हिंदी भाषा का जो फॉर्म था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो जो इंग्लिश भाषा में शब्द दिए गए थे उन्हीं का उपयोग करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसके साथ मैं इस फॉर्म को क्रिएट किया हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यह डेथ क्लेम का फॉर्म भरते समय आपको शब्दों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, दाह संस्कार जैसे शब्द का उपयोग किया गया है। अब दाह संस्कार और जलाना, अगर सामान्य भाषा में देखें तो इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर अगर इसका उपयोग किया जाए तो अलग अलग परिवेश में इन दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो आपको इन शब्दों पर विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आप सही शब्द का उपयोग करें और आपका जो क्लेम है इसकी वजह से प्रभावित न हो। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं इस फॉर्म को। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको एलआईसी का लोगो दिखाई देता है और फिर एलआईसी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है और उसके जस्ट आसपास में या नीचे मंडल कार्यालय लिखा होगा और आपकी ब्रांच जिस भी मंडल से जुड़ी होगी उस मंडल का नाम लिखा होगा। इसके बाद फॉर्म संख्या लिखा होता है 3785, 3785C, इस तरह से कुछ फॉर्म संख्या लिखी हुई होती है और उसके ठीक नीचे शाखा कार्यालय लिखा होता है और यहाँ पर आपको अपने शाखा कार्यालय का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर आप अपने शाखा कार्यालय का नाम नोट कर दें और जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा पहचान तथा दफनाने या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास यह फॉर्म है तो इसी फॉर्म की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ।
अब दोस्तों जब आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ यह है कि वह व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा जिसका संबंध जो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई है उससे, या फिर जो व्यक्ति इस पॉलिसी के पैसे को पाने के लिए दावा कर रहा है, इन दोनों से ही उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी खूनी रिश्ता न हो, रिश्तेदार न हो। दूसरा चीज, वह व्यक्ति जो इस फॉर्म को भरेगा उसकी पहचान आसानी से की जा सके और उस व्यक्ति ने यह जो पॉलिसी धारक है जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पहले से जानता हो और उस पॉलिसी धारक के मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को उसने देखा हो। यदि उस मृतक को जलाया गया है या फिर दफनाया गया है तो उस अंतिम क्रिया में भी वह व्यक्ति उसके साथ होना चाहिए, यानी उस बॉडी के साथ जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही इस फॉर्म को भरेगा। ऐसे किसी व्यक्ति को जब आप ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद फिर इस फॉर्म को कैसे भरना है आइए देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है स्वर्गीय और उसके बाद खाली स्थान भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो मृतक पॉलिसी धारक है उसका नाम लिखा जाएगा। तो चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ और इसके बाद फिर पॉलिसी नंबर लिखना होता है। तो पॉलिसी बॉन्ड में जैसे क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से उसका नाम आपको लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट का पॉलिसी नंबर नोट कर देंगे। यदि आपका फॉर्म अंग्रेजी भाषा में है तो यहाँ सबसे पहले पॉलिसी नंबर नोट होगा और उसके जस्ट बाद जो पॉलिसी धारक है जिसकी मृत्यु हो गई है उसका नाम लिखा जाएगा। अब जब आप नीचे की ओर ध्यान देते हैं तो सबसे पहले मृतक का पूरा नाम लिखना होता है, यानी वह पॉलिसी धारक जिसकी मृत्यु हो गई है उसका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर नाम नोट कर दिया है। इसके बाद मृतक के पिता का पूरा नाम लिखना होता है। दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में भी इस चीज को बताया हुआ है, जब भी नाम लिखना होता है तो आप उसको अपने मन से नहीं लिखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप यह जो पॉलिसी धारक है जिसकी मृत्यु हो गई है उसके किसी डॉक्यूमेंट को ले लें। उसका आधार कार्ड ले सकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स में जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से उसके पिता का नाम लिखा गया है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर उसके पिता का नाम आपको नोट करना होगा। यदि जीवित हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है श्री बलदेव सिंह, ठीक इसी तरह से लिख दें। यदि पिता की मृत्यु हो गई है और उसके बाद अगर नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह। अब उसके बाद जब इतना सब कुछ भर चुके होते हैं तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मृतक को कब से जानते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जितने भी समय से, आप मतलब वह व्यक्ति जो इस फॉर्म को भर रहा है वह व्यक्ति जितने समय से मृतक को जानता था वह समय लिखेगा और यहाँ पर लगभग शब्द का उपयोग करना ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लगभग 2 वर्षों से। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या वह आपसे संबंधित था, यदि हाँ तो कैसे। अब अभी देखिए ऊपर यह लिखा हुआ है कि उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह नहीं ही होगा। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वह पड़ोसी है या फिर उसका मित्र है तो पड़ोसी और मित्रता लिखा जा सकता है। बट सबसे बेहतर है कि इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं ही लिखा जाए, वह ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में LIC पूछती है कि मृत्यु की तिथि एवं समय क्या था। तो दोस्तों मृत्यु की जो भी तिथि रही हो और जो समय रहा हो उसको आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए। यदि आप इस फॉर्म को डेथ के कुछ समय के बाद भर रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसका जो डेथ क्लेम सर्टिफिकेट है उसको देखकर ही यहाँ पर डेट और समय डालें, वह ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15/12/2021 लगभग शाम के 7 बजे। देखिए यहाँ पर शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, तो शब्दों को ध्यान देकर अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो यह आपके क्लेम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद मृत्यु का कारण, तो जिस भी कारण से पॉलिसी धारक की डेथ हुई है वो कारण आपको यहाँ पर लिखना होता है। हमारे केस में हार्ट अटैक है तो मैं यहाँ पर हार्ट अटैक नोट कर देता हूँ। ठीक इसी तरह से आपके केस में मृत्यु का कारण जो भी रहा हो उसको आपको यहाँ पर नोट करना होगा। इसके बाद मृत्यु का स्थान क्या है वो आपको लिखना होगा। तो जहां भी इस पॉलिसी धारक की मृत्यु हुई है उस स्थान को आप नोट कर दें। डेथ क्लेम से संबंधित जितने भी दस्तावेज भरे जा रहे हैं हर दस्तावेज में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर सेम होने चाहिए, अदरवाइज फिर यह जो डेथ क्लेम का केस है यह फंस सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है बीमारी की अवधि। अब चूंकि हमारे केस में यह जो क्लाइंट है इनका पहली बार हार्ट अटैक आया और उसी में डेथ हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में मैं हार्ट अटैक और तत्काल नोट कर रहा हूं। लेकिन हर केस ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो इस फॉर्म को भर रहा है यदि वह लगभग शब्द का उपयोग करता है कि लगभग 6 महीने से बीमार थे, 3 महीने से बीमार थे, 2 महीने से बीमार थे, तो ये लगभग शब्द बहुत ज्यादा उपयोगी होता है और कानूनी तौर से भी इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में LIC पूछती है मृतक के शरीर का कोई पहचान चिन्ह या शारीरिक विशिष्टता बताइए।
तो आपको जो भी ध्यान हो, तिल लगा हो, कोई कट मार्क हो, इस तरह का कोई भी निशान अगर हो तो आपको इसको यहाँ पर नोट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, माथे पर बाईं ओर काली तिल का निशान था। अब इसके बाद क्या वह लंबा था, नाटा था, साधारण कद का था? एक्चुअली जब बीमा किया जाता है तो बीमा करते समय उस क्लाइंट का मेजरमेंट लिया जाता है। अब उस मेजरमेंट में जो कस्टमर है जिसकी डेथ हुई है उसकी हाइट दी हुई होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर यदि वह जरूरत से ज्यादा लंबा था और आप लंबा लिखते हैं, नाटा लिखते हैं या साधारण कद का लिखते हैं, खास तौर से अगर ये अर्ली क्लेम है तो ऐसी कंडीशन में यह डेथ क्लेम के डिले होने का एक रीजन बन सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर बीमा कंपनी इसको मुद्दा बना ले तो इसको जांच करने के लिए अलग से दस्तावेज दे सकती है। तो इसका सबसे बेहतर उत्तर होता है साधारण कद। लेकिन अगर वास्तव में वो जरूरत से ज्यादा लंबे थे या जरूरत से ज्यादा नाटे थे तो बेहतर होगा कि जो कंडीशन है वही चीज लिखा जाए। लेकिन सबसे बेहतर उत्तर है कि हम यहाँ पर साधारण कद नोट करें। अब इसके बाद LIC अगला क्वेश्चन पूछती है, क्या वह मोटा, दुबला या साधारण था? तो वह जैसा भी था, मेजरमेंट में LIC के पास डेटा अवेलेबल है। तो बहुत मोटा, बहुत दुबला, इन दोनों का बीमा नहीं हो सकता है। बीमा अगर होता है तो साधारण व्यक्ति का ही बीमा हो सकता है। तो इसका बेस्ट उत्तर साधारण होगा। लेकिन यहाँ पर आप जो उत्तर देंगे वह जो है वही देना अच्छा होगा। मृत्यु के समय अनुमानित आयु क्या थी? तो दोस्तों इसके लिए देखिए, जहां भी एज का बात आता है, डेट की बात आती है, वहां पर दस्तावेजों को चेक करना बहुत जरूरी है। तो दस्तावेजों को चेक करके, खासतौर से LIC का जो पॉलिसी बॉन्ड है उसको चेक करके लगभग में उत्तर दीजिए आप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लगभग 38 साल। अब यहाँ पर 5वें क्वेश्चन के सभी उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके ठीक बाद LIC क्वेश्चन पूछती है कि मृत्यु से ठीक पहले मृतक का व्यवसाय, नियोक्ता पते के साथ यदि कोई हो तो बताएं। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना सेल्फ का बिजनेस करते हैं। कोई किसान है तो कोई किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी फर्म में किसी जगह रहकर काम करता है। तो यदि वह जो पॉलिसी धारक है वह कहीं पर जॉब करता था तो जहां वह जॉब करता था उसका पूरा पता लिखना होगा और जिस फर्म में काम करता था उस फर्म का भी पूरा पता नोट करना होगा। अब हमारे केस में यह जो पॉलिसी धारक था यह इसकी हार्डवेयर की दुकान थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हार्डवेयर का दुकानदार। अब यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर उसकी दुकान है तो उसकी दुकान का अपना कोई नाम होगा। तो जब आप फॉर्म को भरेंगे तो अगर वो दुकानदार है तो उसकी दुकान का नाम एड्रेस के साथ यहाँ पर लिख देना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में LIC पूछती है, मृतक का पिछला व्यवसाय पिछले नियोक्ता पते के साथ, यानी अभी फिलहाल में जब उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी हार्डवेयर की दुकान थी। उससे पहले अगर वो कोई काम करता था तो वो कहाँ काम करता था उसका पूरा पता आपको यहाँ पर देना होगा। हमारे केस में यह व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है यह लिखता है कि मैंने मृतक को सिर्फ हार्डवेयर व्यवसायी के रूप में ही देखा है, अन्य किसी भी तरह के व्यवसाय के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको पता है तो ऐसा कुछ अगर जानकारी है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से कोई सेंटेंस बनाकर आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में LIC कहती है कि आपने उसे आखिरी बार जीवित कब देखा था। तो आपने मृत्यु से जितने समय पहले उस व्यक्ति को जीवित देखा हो उसको आपको यहाँ पर नोट करना होगा। तो आप यहाँ पर डेट डाल दें। और उसके बाद LIC पूछती है, क्या आपने मृत्यु के बाद शरीर को देखा है? तो यहाँ पर उत्तर हाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ उत्तर नहीं देते हैं तो फिर आपको अधिकार ही नहीं है कि आप इस फॉर्म को भरें। इसके बाद अगले क्वेश्चन में LIC पूछती है कि शव को दफनाया गया या दाह संस्कार किया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यदि दाह संस्कार शब्द का उपयोग किया गया है तब तो यहाँ पर दाह संस्कार लिखेंगे। यदि जलाया गया लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को डाउट है, तो अगर यहाँ पर जलाया गया लिखा होगा तो आपको यहाँ उसका जो उत्तर होगा, यदि उस बॉडी को जलाया गया था तो फिर आपको जलाया गया ही लिखना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दाह संस्कार लिख देता हूँ कि दाह संस्कार किया गया था। आज जब इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे होंगे तो यहाँ प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे। अगर दफनाया गया है तो दफनाया गया लिखेंगे, और यहाँ पर अगर दाह संस्कार की जगह जलाया गया लिखा गया होगा, मतलब आपके फॉर्म में लिखा होगा, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में जलाया गया लिखेंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में LIC पूछती है, दफनाने या दाह संस्कार का समय और तारीख क्या थी। हमारे केस में है 15 तारीख को उसकी डेथ हुई, 16 तारीख को लगभग सुबह के 8 बजे उसका दाह संस्कार किया गया था। तो उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक इसी तरह से डेट आपको लिखना है और जो समय आप दे रहे हैं उसको लगभग शब्द के साथ अगर आप देते हैं तो वो ज्यादा उचित होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में LIC पूछती है, दफनाने दाह संस्कार के स्थान का नाम और पता। तो जहां पर भी बॉडी का दाह संस्कार या दफनाया गया है
उस जगह का नाम और पता आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चौपन सोन नदी पुल के नीचे। ठीक इसी तरह से आप वो डिटेल मतलब आप वो एड्रेस यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इसके बाद क्या आप शरीर के अंतिम संस्कार में मौजूद थे, तो इसका उत्तर हाँ होगा। यदि आप इसका उत्तर नहीं लिखते हैं इसका मतलब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब इसके बाद 9वें क्वेश्चन में LIC पूछती है क्या आप जानते हैं कि मृतक के जीवन का बीमा निगम द्वारा किया गया था। तो यदि आप जानते हैं तो इसका उत्तर हाँ ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। यदि सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन को भविष्य में अगर आपसे पूछा भी जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी इस क्वेश्चन के उत्तर को पूछा भी जाता है तो आप बता सकते हैं कि यार हम कभी बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि LIC की हमारी एक पॉलिसी चल रही है यार, उसकी प्रीमियम जमा करनी है, तो इस तरह से मेरे को पता था कि उनकी एक पॉलिसी थी। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप यहाँ नहीं भी ले सकते हैं। तो जो भी है आप इस उत्तर को भर दें। तो जैसे ही आप इतने क्वेश्चन के उत्तर दे लेते हैं, अब आपका यह फॉर्म भरा जा चुका है। अब बारी आती है सिग्नेचर की। तो यहाँ पर जो व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है वह लिखता है मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो शव दफनाया या दाह संस्कार किया गया था वह बीमित व्यक्ति का था, और मैं इधर द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्वगामी कथन सत्य और सही है। एक सिंपल सी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वह यह है कि जो व्यक्ति यहां पर सिग्नेचर कर रहा है LIC उसके ऊपर भरोसा कर रही है। इस पॉलिसी के डेथ क्लेम का जितना भी अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी अमाउंट है, आपके इस सिग्नेचर के आधार पर LIC के द्वारा किया जाएगा। तो आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पर आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी ही आप भरें। और इसके बाद यहाँ पर वह व्यक्ति जो इस फॉर्म को भरा है वह यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, और उसका फिर यहाँ पर पूरा नाम लिखा जाएगा, उसका पूरा व्यवसाय नोट होगा, और उसका फिर पूरा पता लिखा जाएगा। अब इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद एक साक्षी की आवश्यकता होगी जो यह प्रमाणित करेगा कि यह जो सुरेश बर्नवाल हैं जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है, यह सिग्नेचर यह जो साक्षी बन रहे हैं उनके सामने किया गया है। लेकिन यह कोई भी व्यक्ति यह जो साक्षी बन रहा है यहाँ पर सिग्नेचर नहीं कर सकता है। यह सिग्नेचर कौन करेगा? इससे पहले मैं यहाँ पर डेट और ये जो स्थान लिखा हुआ है मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए आप जितने भी फॉर्म भरवा रहे हैं, देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ कि हर फॉर्म में डेट लगभग आपका बराबर होना चाहिए। मतलब इस तरह से अगर आप रखेंगे कि हर फॉर्म में जो डेट है वो अगर सेम रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद यहाँ साक्षी कौन बनेगा? तो इसके लिए LIC जब इस फॉर्म को बिल्कुल नीचे देखेंगे ना, इसके ठीक नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है अधिवक्ता हो सकता है, निगम का ऐसा भी करता है जो DM क्लब मेंबर या उससे ऊपर के क्लब की सदस्य हो, बैंक प्रबंधक, प्रखंड विकास अधिकारी, सारे नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से ही कोई एक व्यक्ति यहाँ ऊपर सिग्नेचर करेगा, मतलब साक्षी की जगह पर सिग्नेचर करेगा, उसका मुहर होगा। और यदि यह फॉर्म जिस भाषा में भरा गया है और सिग्नेचर उस भाषा में नहीं है या अंगूठा का निशान लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में यह जो नीचे है यहाँ पर भी यह जो ऊपर साक्षी बन रहे हैं उन्हीं का सिग्नेचर और मुहर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो क्या आपको यह लगता है कि यह जो जानकारी है आपके अपनों को भी होना चाहिए? यदि आप LIC के अभिकर्ता हैं तो आपके ग्राहकों को भी होना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर जरूर शेयर करें, और यदि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो इस वीडियो के लिंक को वहां भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आपके इस प्रयास से हो सकता है किसी LIC के एजेंट का या किसी ग्राहक का या किसी भी जरूरतमंद की सहयोग हो जाए। और वीडियो के लास्ट में हर वीडियो की तरह से एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ भूल गया, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना कहे भी कभी कभी लाइक कर दिया कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच।